भारत के 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। 9 सितंबर को चुनाव होना है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन मैदान में हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी चुनाव प्रचार में काफी हद तक सक्रिय है। दरअसल में ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, खासतौर पर गुजरात लॉबी के लिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस चुनाव में अपनी तरफ से पूरा जी जान लगाए हुए हैं। 6 से 8 सितंबर के बीच में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सांसदों को प्रधानमंत्री के साथ कार्यशाला में शामिल होना, और 8 तारीख को मोदी जी के रात्रि भोज में भी लोग शामिल रहेंगे और 9 तारीख को मतदान होना है। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जो तैयारियां की जा रही है वो अभूतपूर्व है। और भारत के 77-78 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जबकि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव इतना रोमांचक हो चुका है। और वजह साफ है कि इस बार जो स्थिति है करो या मरो की स्थितियां बनी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और विपक्षी दल के लिए भी। इसमें भारतीय जनता पार्टी की साख ज्यादा दांव पे लगी हुई है बनिस्बत इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के पास देखा जाए तो आंकड़े है ही नहीं। आंकड़े देखा जाए तो एनडीए के पक्ष में है, क्योंकि यह चुनाव पार्टी द्वारा कोई व्हिप इसमें नहीं जारी की जाती है और स्वयं के विवेक से सांसदों को देना है। एक संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति पद का, इसलिए इसमें पार्टी चाहे कांग्रेस हो भाजपा कोई भी किसी पार्टी के कैंडिडेट नहीं हुआ करता है। तो ऐसे समय में जबकि 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी। राधाकृष्णन जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तमिलनाडु से आते हैं और एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में, जबकि वहीं पर बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी बना करके स्थिति को रोमांचक बना दिया गया। आपको बता दें कि दिलचस्प क्यों है। एक तरफ देखा जाए कि मोदी और शाह की जोड़ी है और उनका जो मुकाबला है इंडिया गठबंधन से नहीं है, बल्कि उनको पार्टी के भीतर के भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें उनको लड़ना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा मसला आ गया है। एक तरफ से अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो कि गृह मंत्री हैं, सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोध में जो लोग लगे हैं उनके मैं कुछ नाम बता दूंगा तो आपको पूरी कहानी शायद समझने में आसानी होगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पूरे दक्षिण भारत में एक तरह से मोर्चा खोल रखा हुआ है और मोर्चा संभाले हुए वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से दक्षिण भारत में, खासतौर पर तमिलनाडु, तेलंगाना और आसपास के जो वोटर हैं आंध्र प्रदेश विद कर्नाटक, भाजपा के जो उनके कुछ सांसद है संपर्क में लगातार। और डीके शिवकुमार की ये पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को जीत दिला करके उपराष्ट्रपति बनाया जाए। उसके लिए अपनी तरफ से कोई भी कसर छोड़ नहीं रहे। डीएमके से भी संपर्क किया हुआ जो कि तमिलनाडु में है और उनके 51 सांसद हैं। चूंकि एआईडीएमके और डीएमके में लगातार वहां पर विवाद चलता रहा है, तो उस विवाद को कैश कराते हुए डीके शिवकुमार ने खुद वहां पर मोर्चा संभाल कर रखा हुआ। उसके अलावा एक और प्रत्याशी बता दें आपको, बीआरएस पार्टी है, आप जानते हैं, और बीआरएस के केसीआर की बेटी कविता है, जो कि पिछले साल शराब घोटाले मामले में जिसको ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं केसीआर जो बीआरएस है वो हालांकि एनडीए के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें नाराजगी भी है और उस नाराजगी को इंडिया गठबंधन वाले कैश करना चाहते हैं। एक नाम और वो है नवीन पटनायक का बीजू जनता दल, जो कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की सहयोगी संस्था रही है। उड़ीसा से बाहर हालांकि उनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन इस बार जो चुनाव हुए हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा राज्य को भी हथिया लिया है जिस तरीके से, उससे कहीं न कहीं बीजू जनता दल और नवीन पटनायक सकते में है और उनके मन में यह भी आक्रोश है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके कंधे का सहारा लेकर आज उड़ीसा में वो सरकार बना चुके हैं। तो डीके शिव कुमार वगैरह हैं और जो इंडिया गठबंधन जुड़े लोग हैं, नवीन पटनायक के संपर्क में है। और ये जो दबे सूत्रों से आवाज आ रही है उसमें यह है कि नवीन पटनायक ने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का मन बना लिया है। गुपचुप समझौता हुआ है, औपचारिक रूप से कहीं कोई बात नहीं है। और उसके अलावा कुछ बात करेंगे हम उसमें। इंडिया गठबंधन को यह माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद वो टूट फूट हो गई, उसमें सब अलग अलग बिखरे हुए हैं, लेकिन आज जैसे ही उपराष्ट्रपति पद का चुनाव सामने आया तो सभी एक सूत्र में बंधे हुए दिख रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो जैसा कि मैंने बताया बीआरएस पार्टी हो। तो कुल मिला के ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंसियां हैं, ईडी है, ईओडब्ल्यू है, एंटी करप्शन है, उनके सताए हुए लोग हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इस बार सब इकट्ठे होकर के एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को यदि हम पटकनी दे देते हैं तो गुजरात लॉबी पर एक हिसाब से नकेल कसने में मदद मिल सकती है। और एक जो सबसे बड़ा नाम आपको मैं बता दूं वो है चंद्रबाबू नायडू टीएमसी के, जो कि सबसे बड़ी बैसाखी आज अगर एनडीए सरकार की वो है चंद्रबाबू नायडू, जिनके 16 सांसद लोकसभा में हैं और उन पर काफी हद तक दारोमदार है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक संविधान संशोधन रखा गया था, 130वां संविधान संशोधन, और वो था अपराधीकरण पर नकेल कसने की तैयारियां। मतलब उसमें एक नियम ये रखा गया था कि जो भी मंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी यदि 30 दिनों तक जेल के अंदर रह जाता है तो उसकी कुर्सी खुद ब खुद चली जाएगी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि आपको याद होगा कि पिछले साल दिल्ली के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जैसे तमाम बड़े नेता जो टॉप लीडरशिप थी, कई महीनों तक वो जेल में रह गए, बल्कि सत्येंद्र जैन तो साल भर से ज्यादा, लगभग 2 साल जेल में रह गए थे। उसके अलावा हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वे भी लगभग 5-6 महीने तक वो भी जेल में रह गए। हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दिया था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था। और ऐसा ही कुछ सोच करके एनडीए की सरकार ने ये संविधान संशोधन बिल लाया हुआ है और उसमें 130वां संशोधन होगा अगर ये पारित हो जाता है। लेकिन इस संशोधन की वजह से ही एनडीए सरकार की जो सबसे बड़ी बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू, वो कहीं न कहीं नाराज है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो कि फिलहाल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पिछले कुछ सालों में अपने विरोधियों के चलते उनके ऊपर बहुत सारे मामले चल रहे हैं, गंभीर मामले चल रहे हैं, जेल भी जा चुके हैं और किसी भी समय दोबारा भी जेल जा सकते हैं। तो यदि ये संविधान संशोधन पास हो जाता है तो ईडी, ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो जैसी जो एजेंसियां हैं, अगर इनका उपयोग करके, जैसा अभी तक होता है, लोग आरोप भी लगाते रहे पार्टियां, अगर ऐसा दोबारा हो जाता है और ये महीने भर से ज्यादा जेल में रह जाते, तो इनके जो पद है मुख्यमंत्री पद के अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए इस बिल के खिलाफ हैं सभी लोग, मतलब एनडीए की वो पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में तो जरूर हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों में सरकार चला रहे हैं और उसमें खास तौर पर जैसे बिहार है, नीतीश कुमार की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश पार्टी है, उसमें तेलुगु देशम, तो ये दो प्रमुख जो चीजें हैं इनके ऊपर ज्यादा लागू हो रही है बातें। इसलिए कहीं ना कहीं इनके मन में भी आक्रोश है। ये माना जा रहा है एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश है भाजपा के ओर से, इसलिए एक अंदरूनी कलह एनडीए में भी सामने देखने को मिल रही है। एक और मामला आपको याद दिला दें, शिवसेना के संजय राउत भी जेल जा चुके हैं, डीके शिव कुमार जेल जा चुके हैं, केसीआर की बेटी कविता पिछले साल 16 मार्च 2024 को ईडी ने उसको गिरफ्तार किया था, वो भी कई महीने जेल रही है। तमाम लोग ईडी, ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन की टीमों की मेहरबानी से, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तो जेल जा चुके। तो सबके मन में कहीं ना कहीं गुजराती लॉबी से बदला लेने के लिए अंदर ही अंदर ये कसमसा रहे हैं। और ये जो मौका है, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जैसे 21 जुलाई के हुआ था, उसके बाद जो परिस्थितियां उपजी, उसके बाद जिस ढंग से प्रत्याशियों के नाम आए उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि इस मौके को भुना करके हम गुजराती लॉबी पर नकेल कर सकते हैं। मतलब लोगों का ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री की जिद और अमित शाह की गुंडागर्दी, एक आम बोलचाल की भाषा में, उस पर अंकुश लगाने का वक्त आ गया है। और यदि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो हो रहा है उसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत जाते हैं तो इन दोनों पे नकेल कसी जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। एक बात और, ये तो ठीक है, तो विरोधी हैं इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, स्वाभाविक सी बात है, विरोध करेंगे, अपना कैंडिडेट अलग से लड़ाएंगे, ये अपनी जगह है। लेकिन बीजेपी के अंदर भी कम मारामारी नहीं है। बीजेपी के अंदर कुछ नाम ऐसे आ गए हैं जो कि न सिर्फ असंतुष्ट हैं बल्कि मौके की तलाश में हैं। और उसमें एक नाम आता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के हाल ही में निर्वाचित अध्यक्ष राजीव प्रताप रूडी, जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। उनके खिलाफ पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संजीव बलियान को चुनाव लड़ाया था और उस मामले में पूरे विपक्षी लोगों ने राजीव प्रताप रूडी को समर्थन कर दिया था और वो अमित शाह के प्रत्याशी को हरा करके इस बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूडी भी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अमित शाह से नाराज चल रहे हैं, वो भी मौके की ताक में है। इसलिए वो और उनके समर्थक भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन दे सकते हैं, यानी वोट दे सकते हैं। एक और नाम आपको बता दूं, नितिन गडकरी, जो कि आरएसएस के काफी करीब हैं, नागपुर से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप में मोदी के बाद यदि कोई नाम आता है वो तो नितिन गडकरी का है। और नितिन गडकरी के लिए आरएसएस के लोग काफी पक्षधर हैं और ये जो 75 साल की उम्र का मसला चल रहा है कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, दूसरे लिए जगह छोड़नी चाहिए, तो उनके लिए सबसे जो उत्तम उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो नितिन गडकरी ही उत्तम उत्तराधिकारी हो सकते हैं और इसके लिए विपक्ष के लोग भी उनका स्वागत करेंगे। एक नाम और बता दूं, आरएसएस खुद पिछले कम से कम साल भर से कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है। जब से लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था और जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, और उसके बाद ही आरएसएस ने अपना थोड़ी नाराजगी दिखाई और रिजल्ट ही आया तो मालूम ये पड़ा कि 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई थी। बहरहाल, तो ये कुछ नाम मैंने आपको बताया कि राजीव प्रताप रूडी, नितिन गडकरी, चंद्रबाबू नायडू, जो कि एनडीए में है या भाजपा में है, ये कहीं ना कहीं गुजराती लॉबी के खिलाफ चल रहे हैं और ये लोग 9 सितंबर को जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं पाला बदल के क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं। इसलिए ये जो परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं बहुत रोमांचक हैं। आपको बता दें, इन सब के पीछे एक बड़ा नाम और चल रहा है, वो है रेवंत रेड्डी, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, जिन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी का नाम प्रस्तावित किया था। उसके पीछे भी एक चाल ये थी कि बी सुदर्शन रेड्डी न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट रह चुके हैं बल्कि टीएमसी नेता चंद्रबाबू नायडू के भी काफी करीबी हैं। और रेवंत रेड्डी जो भले कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो चंद्रबाबू नायडू हैं, जो सर्वविदित है। इन परिस्थितियों में रेवंत रेड्डी ने बी सुदर्शन रेड्डी का नाम प्रस्तावित करके ये देखा जाए तो नहले पे दहला मारा, चंद्रबाबू नायडू को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और खासतौर पर जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 60
सांसद हैं तेलुगु भाषा के नाम पे अगर मान लो बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में तैयार हो, 60 वोट इकट्ठा एक तरफा बी सुदर्शन रेड्डी को पढ़ सकते हैं क्रॉस वोटिंग के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के बी रेवंत रेड्डी ने जो दांव खेला है उसका नतीजा तो 9 तारीख को आएगा, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां चल रही हैं वो निसंदेह बहुत रोमांचक हैं। और बी रेवंत रेड्डी ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो मुकाबला इंडिया गठबंधन या एनडीए के बीच नहीं हो रहा है, ये दरअसल में संविधान को बदलने वाले और संविधान को बचाने वाले के बीच में ये मुकाबला हो रहा है। उन्होंने खास तौर पर पवन कल्याण हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी हो, केसीआर हो, इन सब को एक करने के प्रयास में डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी लगे हुए हैं। और रेवंत रेड्डी का ये भी कहना है बी सुदर्शन रेड्डी चूंकि खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, वो जानते और समझते हैं कि संविधान क्या चीज होती है। बी सुदर्शन रेड्डी ही हमारे संविधान या हमारे जो अधिकार है उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी को ही जीतना चाहिए। ये रेवंत रेड्डी की भाषा भी है और उनकी अपील भी है सभी दक्षिण भारतीय राज्यों के सांसदों से, जिसमें तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तमाम जो राज्य तभी शामिल है। बहरहाल 9 सितंबर को होने वाले इस चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो रात 10 बजे के आसपास तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है उसको देखते हुए निसंदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं उनकी जोड़ी सशंकित जरूर है। ऐसा भी हो सकता है कि 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों को भोज पर आमंत्रित करने जा रहे हैं उस समय उनकी क्लास ली जाए, उनको बांधने का प्रयास किया जाए, कोई ना कोई हथकंडा अपनाया जाए। अब देखना है बीजेपी से नाराज भारतीय जनता पार्टी के सांसद और एनडीए में शामिल अन्य राजनीतिक दल जो कहीं ना कहीं अमित शाह या मोदी की नीतियों से खफा नाराज चल रहे हैं, असंतुष्ट चल रहे हैं, वो क्या कदम उठाते हैं, इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। बहरहाल तब तक कीजिए इंतजार, बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव जो वर्तमान स्थितियां हैं उससे संबंधित हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। विश्लेषण को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नए विश्लेषण या किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।